सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे। आज के सितारे हैं टीवी, रंगमंच और फिल्मों के जाने माने अभिनेता वीरेंद्र सक्सेना। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुनते हैं इनकी बातचीत। दोस्तों नमस्कार। आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं एक बहुत ही वर्सेटाइल, विविधता भरे अभिनेता, जिन्हें आप जानते हैं वीरेंद्र सक्सेना के नाम से। नमस्कार वीरेंद्र भाई। नमस्कार यूनुस मियां। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के एक रेडियो स्टेशन के माइक्रोफोन के सामने बैठे, जहां आपको हिलने की और मूवमेंट करने की इजाजत ना हो? मतलब वैसे तो ये मेरा कोई पहला अनुभव नहीं है। इससे पहले भी मैं एक बार शकुंतला जी की मतलब कहने चाहिए मेहरबानी से एक बार आ चुका हूँ। मैं दूसरी बार आया हूँ, तो इसलिए कोई नई बात नहीं। रिस्ट्रिक्शंस की बात है कि हिलने हिलाने की, ये थोड़ा बहुत हमारी फिल्म में भी चलता ही रहता है। जब हमको स्टेज पे भी मूव करना होता है तो बताया जाता है कि इस मार्ग पे आके खड़े हो जाइएगा जी, क्योंकि वहां भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती है। तो थोड़ी सी आदत है, थोड़ी सी नया भी है कि मतलब कभी साउंड की वजह से ऐसा नहीं होता। हाँ। आज साउंड की वजह से भी ऐसा करना पड़ रहा है। अच्छा, दरअसल ये बात मैंने क्यों पूछी थी पता है वीरेंद्र भाई? मुद्दा ये है कि अक्सर जिंदगी में हम लोग लीक से हटने की कोशिश करते हैं। मतलब जो एक आम रास्ता हो, कई लोगों को ये स्वीकार नहीं होता कि जिस रास्ते पर सभी जा रहे हैं हम भी उसी रास्ते पर जाएं। आपने ऐसा कब किया था? जो सबसे बड़ी क्रांति जिसको कहना चाहिए। देखिए, हर क्रांति घर से ही शुरू होती है जी। तो घर से ही शुरू हुई थी, क्योंकि माँ बाप तो यही चाहते थे कि मेरा बेटा, मतलब जो अभी भी चाहते हैं कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, और उन दिनों एक और बात होती थी कि सीए बन जाए। ये कोई बहुत बड़ी चीज होती थी। या माना जाता था कि वो आईएएस ऑफिसर हो जाए। तो उस तरीके के आसार हम में थे नहीं। मतलब हमको इतने भी मतलब था जिसमें 4 ऑप्शन थे। हाँ, मतलब एक टाइम हुआ करता है। आजकल बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए। तो हमारे माँ बाप भी यही चाहते थे कि ऐसा कुछ करें। लेकिन एक शायद पता नहीं, हो भी सकता है मथुरा में पैदा होने का ये एक फर्क पड़ा हो, या किसी और वजह से मेरा शुरू से थोड़ा सा इंटरेस्ट इन सारी चीजों की तरफ बहुत था। मैं पेंटिंग भी करता था, गाता भी था, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाता था, लिखता भी था, उन दिनों छपता भी था। उसके सो कॉल्ड जो उस वक्त के वहाँ के अखबार थे, या जो लोकल मैगजीन्स थी, या आपके कॉलेज की जो मैगजीन्स होती हैं, उन दिनों यही बहुत बड़ी बात होती थी, आप छप गए, आपका नाम छप गया। तो और एक्टिंग के बारे में कभी बहुत सीरियसली नहीं सोचा था, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा मैं जरूर था, कायस्थ था, तो इतनी बुद्धि थी कि ये कोई बहुत आसान सी बात नहीं है। उसके लिए आप किसी भी काम को करें, तो जैसे कि आप भी अगर रेडियो स्टेशन पर हैं, तो उसके लिए आपको भी कहीं ना कहीं एक बहुत प्रयास करना पड़ा होगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी, आपकी अपनी एक अलग यात्रा होगी जी। तो मैं ये मानता था कि एक एक्टर बनने के लिए कोई एक यात्रा तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप बंबई गए और एक्टर बन गए जी। तो कभी इसलिए उसके बारे में इतनी सीरियसली सोचा नहीं था। लेकिन तभी मेरे मथुरा के एक मेरे सीनियर है, उनका नाम है अनिल चौधरी। वो इस वक्त हिंदुस्तान के काफी बड़े डायरेक्टर्स में से उनका नाम है, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स बनाए हैं, और काफी साहित्यिक रुझान के वो मेरे सीनियर भी थे। और जब मैं दिल्ली गया तो मैं, एक राजा महेंद्र प्रताप हुआ करते थे, जो कि फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन के उन दोनों प्रेसिडेंट भी थे, और जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी। अगर आपको याद हो, ही वाज द पर्सन जिसने बेसिकली आजाद हिंद फौज बनाई थी। अच्छा। और बाद में उन्हीं ने 500 लोग सुभाष चंद्र बोस को हैंड ओवर किए थे। तो इसलिए जब भी सुभाष जी का नाम आता है तो साथ में उनका नाम जरूर आता है। तो मैं उनका सेक्रेटरी था। अच्छा। इसलिए इस तरह से तो मेरा दिल्ली मैंने शिफ्ट किया। जब दिल्ली गया तो मैं अनिल चौधरी से मिला। अनिल चौधरी ने मुझसे कहा कि तुम मेरे एक प्ले में काम करो। मुझे लगा तो बड़ा अच्छा। मैंने कहा, आपको लगता है अनिल जी कि मैं काम कर पाऊंगा? तो उन्होंने कहा, ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं मतलब इतने साल के अनुभव में ये समझ गया हूं कि मुझे तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि तुम मेरे लिए एक एसेट होगे। मैंने किया। करने के 3 दिन बाद अखबार में नाम छप गया। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि भाई अखबार में नाम छप गया, मतलब बहुत बड़ी बात होगी, सुर्खियों में आ गए। और इस तरीके से फंसता चला गया। और वो एक होता क्या है कि जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हो, अगर वो ही आपकी रोजी रोटी बन जाए तो
थोड़ा सा आप ज्यादा कुछ कर सकते हैं जी। और अगर मजबूरी हो तो फिर आपकी बात अलग हो जाती है। तो जीवन फिर रचनात्मक बना रहता है। अच्छा, कभी जब आप अंततः रंगमंच पर आ ही गए और अनिल चौधरी साहब के साथ नाटक आप करने ही लगे, तो घर वालों को आपका ये नाटक पसंद आया या नहीं? मेरी माँ को बिल्कुल नहीं पसंद आया, क्योंकि उसने विनोद दुआ साहब मेरे एक दोस्त होते हैं जिन्होंने एक प्रोग्राम किया था, युवावाणी में मुझे बुलाया था और मेरी माँ को भी बुलाया था। अच्छा। और वो जेनरेशन गैप के ऊपर ही था जी। तो उन्होंने लाइव शो में कह दिया था कि ये मारा तो नौटंकी करता है। क्योंकि वो मतलब उनकी समझ में दरअसल क्या है, अभी भी बहुत सारी गलतफहमियां हैं। बहुत सारे लोग नाटक को बहुत छोटी चीज मानते हैं जी। उनको अभी क्या है, नाटक को नौटंकी ही माना जाता है। या आप जिस किसी भी स्टेट में, हर स्टेट की एक अपनी एक लोक कला है जी। या जो भी एक शैली है, उसी से जोड़ करके नाटक को देखते, वो नाटक को कोई कंप्लीट चीज नहीं मानते, पूरी चीज नहीं मानते। वो ये नहीं मानते कि अपने आप में ये आर्ट है और इस पर पला भी जा सकता है। आपको नहीं लगता ऐसा कि जैसे मथुरा है या ऐसा ही कोई भारत का कोई भी एक आम छोटा सा शहर जहां किसी भी एक लड़के ने, नौजवान ने नाटक करना शुरू किए तो घर वाले और पास पड़ोस वाले समझते हैं कि भाई ये तो गया, ये तो बिगड़ गया? बिल्कुल सही बात। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, हम हिंदुस्तान में बड़ी इनसिक्योरिटीज के बीच में जी रहे हैं। सबसे पहले हमारे माँ बाप, हम सब भी, या आपके चाहने वाले, या आपसे जो लोग आपको किसी तरीके से आपके हमदर्द जो होते हैं, वो सबसे पहले चाहते हैं कि ये बच्चा या बच्ची सिक्योर हो जाए। जी। ये सिर्फ सिक्योरिटी का गेम है। उनको लगता है कि ये जो चीज है ये सिक्योरिटी नहीं दे रही। ये हो सकता है और कई जगह पर आपको नयापन मिल रहा हो, लेकिन ये इसको एक सिक्योरिटी नहीं मानते। ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ, ये रिस्क मानते हैं उसकी वजह से। अच्छा, चलिए, बहुत सारी और बातें बची हैं, बहुत सारे सवाल मन में उमड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच लग रहा है कि अब एक गीत सुन लिया जाए, वो भी आपकी पसंद का। तो जब आपने ये मतलब एक कंडीशन लगाई दी है, तो मैं मुकेश जी का बहुत बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। क्या बात है। और वही अपना बचपन का गाना सुनवाना चाहूंगा जो कि मैंने बहुत गाया है, बहुत बांसुरी पे बजाया है। फिल्म का नाम है चार दीवारी और गाना है कैसे मनाऊं पिएवा। कैसे मनाऊं पिएवा, गुण मेरे एक हूँ नहीं, कैसे मनाऊं पिएवा। कैसे मनाऊं पिएवा, गुण मेरे एक हूँ नहीं, आई मिलन की बेला घबराऊं मन माही, कैसे मनाऊं पिएवा, गुण मेरे एक हूँ नहीं, कैसे मनाऊं पिएवा। साजन मेरे आए, धड़कन बढ़ती जाए, नैना झुकते जाए, घूंघट ढलता जाए, तुझसे क्यों शर्माए, आज तेरी परछाई, कैसे मनाऊं पिएवा, गुण मेरे एक हूँ नहीं, कैसे मनाऊं पिएवा।
मुझे अपनाया, प्रीत की रीत निभाई, हाय रे मन की कलियां फिर भी खिल ना पाई, कैसे मनाऊं पिया, गुन मेरे एक नहीं, कैसे मनाऊं पिया। दोस्तों, इस बीच जब मैं वीरेंद्र साहब से बात कर रहा था तो उन्होंने एक बात बताई थी कि मथुरा में वीरेंद्र जी को लोग मुकेश कहा करते थे। आइए जरा इनसे पूछें कि इसकी क्या वजह थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कोई खास बात नहीं है। मतलब गाता था, थोड़ी सी आवाज सी भी मिलने लगी थी, तो लोगों को ऐसा लगने लगा था कि भाई ये थोड़ा सा, एक टाइम में मुझसे कहने लगे थे वो ये अपन क्या का मुकेश है भाई। तो अब मेरा दिल कर रहा है कि मतलब समय को थोड़ा सा रिवाइंड करें और सुने आपको गाते हुए। मैं एक दो लाइन कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन सर मुझे मालूम है ये आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरी आवाज अब उस लायक रही नहीं है। मैं आप कहते हैं तो मैं एक बार कोशिश कर लेता हूँ जी। एक और भी गड़बड़ी हो गई, क्योंकि हम लोगों ने थिएटर किया है, ये बता दूं, तो थिएटर में बड़ी मजबूरी होती है कि आपको जोर से गाने की आदत पड़ जाती है जी। क्योंकि हम, शायद मैं थोड़ा सा थिएटर में बात कर लूँ, उसके बाद इसकी कुछ बात करूंगा। आप एक खास डिस्टेंस पे रहते हैं दर्शकों से, तो आपको अपनी आवाज का थ्रो एक ऐसा करना पड़ता है कि वो उन तक पहुंचे। जी जी। और उस चक्कर में जोर से गागा करके मेरे गले का काफी सत्यानाश हो चुका है। मैं कोशिश करके दिखता हूँ। कैसे मनाऊं पियवा, गुन मेरे एक नहीं। सॉरी, बहुत बुरा गाया है मैंने, आप प्लीज मुझे माफ करें। हम आप समझ सकते हैं मेरे सारे नोट्स इधर से उधर फट गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम ये समझ सकते हैं कि एक जमाने में आपने मुकेश साहब को अपना आदर्श जरूर माना होगा। वीरेंद्र भाई, एक बात बताइए कि ये जो छोटे शहर के लोग हैं जिनको अभिनय की या संस्कृति कर्म की बल्कि कहना चाहिए, जिन्हें लिखने की और संगीत की और अभिनय, ये सारी चीजें जब जुड़ जाती हैं और लोग जब इस बिरादरी में शामिल होना चाहते हैं, नौजवान, तो इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है? और वो किसी भी मुकाम तक पहुंचने से उन लोगों की बजाय ज्यादा संघर्ष करते हैं जो महानगरों में होते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, एक तो अगर आप सीधी सीधी बात अगर फिल्मों की कर रहे हैं तो आपको एक फिल्मों की ट्रेजेडी बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मैं इसको बहुत एम्फेसिस के साथ बताना चाहता हूं। देखिए, फिल्म नगरी जो है वो बॉम्बे है, जिसका हिंदी से कोई लेना देना नहीं। जी। हिंदी भाषा के जो प्रदेश हैं वो किसी और तरफ है, लेकिन फिल्म, हिंदी भाषा की जो फिल्म नगरी है वो बॉम्बे है। आप, जबकि उसको हिंदी बेल्ट में ही होना चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इस बात की कोई नाराजगी है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी दूरी होने की वजह से अगर हिंदी, ये फिल्म सिटी अगर हिंदी बेल्ट में ही होती तो शायद इतनी दिक्कतें नहीं होती। जी। वहां छोटे शहरों से भाग करके या कोई किसी भी माध्यम के थ्रू या किसी भी बहाने से या कोई भी रास्ता निकाल करके आपको यहां आना पड़ता है, एक नए शहर में सेटल होना पड़ता है, नए तरीके से, नए अंदाज से। मतलब अंदाज भी इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप नए शहर में, आप नहीं जानते कि शहर में जीने का तरीका क्या है। तो वो सारी एक तो स्ट्रगल है। दूसरी बात क्या है, एक और भी जो दूसरी प्रॉब्लम है कि ज्यादातर लोग एक गलत फहमी में रहते हैं कि फिल्मों में, उनकी एक तो गलत फहमी एक तो ये है कि फिल्मों में जाना बहुत आसान है जी। और उनके पास 4-5 उदाहरण होते हैं कि तो फलाना था, वो बहरा था और वो एक दिन इतना बड़ा हीरो बन गया, वो बस का कंडक्टर था, वो हीरो बन गया, वो सब्जी बेचता था, वो हीरो बन गया। मतलब इस तरीके के कुछ ना कुछ वो अपने से मिलती जुलती या अपने आप को बढ़ावा देने के लिए कुछ इस तरीके की कहानियों को अपनी जेब में डाले हुए घूमते हैं और उन्हीं सपनों में वो जिंदा रहते हैं। जी। हो सकता है एक युग ऐसा रहा हो, बिल्कुल रहा हो, क्योंकि तब फिल्में बननी शुरू हुई थी जी। तब लोगों की जरूरत थी, तब सचमुच ऐसा देखा जाता रहा होगा। लोग बाग इस फील्ड को अच्छा भी नहीं मानते थे, कोई अगर एग्री कर जाता था तो लोग बाग उसके मतलब शुक्रगुजार होते थे कि भाई कि आपने कम से कम एक्सेप्ट किया।
अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में देखें, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बिना पढ़ा लिखा आ गया, नहीं, हर आदमी पढ़ा लिखा है। तो अब इस तक पहुंचने के लिए एक प्रॉपर तरीका, एक प्रॉपर माध्यम है। आपको यहां तक आने के लिए वो सारे रास्ते तय करके आने पड़ेंगे, जिससे कि जब आप यहां आए तो आप अपने आप को ऐसा नहीं पाए कि आप चौराहे पर खड़े हुए हैं जी। आपको लगे कि आप भी अपने साथ कुछ कैरी कर रहे हैं, आपका अपना कुछ वजन आपको पता लगे, कोई एक ठोस आधार आपके पास हो। आधार आपके पास हो। अच्छा वीरेंद्र जी, जब आप छोटे और बड़े पर्दे की तरफ आपने जब रुख किया था तो आपके पास रंगमंच का अनुभव था, लेकिन फिर भी आपका संघर्ष किस तरह का था? दिल्ली और बंबई अपने आप में बहुत दूर शहर माने जाते हैं हर अर्थ में। देखिए, मैं जब दिल्ली पहुंचा था तो दिल्ली में मैंने एक एम के रैना के साथ एक नाटक किया था। आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर एम के रैना जी। जुलूस, हम लोगों ने कम से कम उसके 800 शोज किए थे। इट वाज ए स्ट्रीट शो, क्या बात? स्ट्रीट शो करते थे हम। और हमने थिएटर शुरू किया अनिल चौधरी के साथ, और जब ने थिएटर किया तो पूरे दिल ओ जान से थिएटर किया जी। तब हम फिल्मों के बारे में सोचते नहीं थे, समर्पित थे थिएटर, समर्पित थे। इसीलिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन भी मिला। जब एनएसडी में भी थे तब भी फिल्मों के बारे में सोचते नहीं थे। सवाल क्या था कि जब आप जो कुछ भी कर रहे हो आपको पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, तभी आप उससे कुछ सीखेंगे। जब हम निकले, मैं तब भी बॉम्बे नहीं आना चाहता था। मैंने दिल्ली में रह करके बहुत सारी फिल्में और बहुत सारी सीरियल्स की हैं जी। लेकिन तमस के बाद मुझे लगा कि मेरे 7-8 काम बॉम्बे के छूटे और मुझे लगा कि अब मुझे यहाँ आ जाना चाहिए। मैं इतना करके आने के बाद भी बॉम्बे आते हुए डर रहा था। क्या बात है? सवाल क्या है, ये नहीं है कि मुझे मालूम था कि मेरे को इतनी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है प्रिपरेशन उसी तरीके की होनी चाहिए कि जब आप कहीं जाएं तो आपके लिए वहां पे बना हुआ एक मंच हो, आपके लिए वो सुविधाएं हो जिनके बीच में आप कुछ कर सकते हो। सही बात है। और बंबई शहर के बारे में एक बड़ा अच्छा शेर है वीरेंद्र भाई कि इस शहर को आती हैं सैकड़ों पगडंडियां, यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। इस बारे में और बहुत सारी बातें होंगी और विविध भारती के दोस्तों, हम वीरेंद्र भाई से तमस के बारे में कुछ बातें जानेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि वीरेंद्र भाई गानों की एक अच्छी सी लिस्ट लाए हैं और एक अगला गीत उसमें से चुनने जा रहे हैं। चलिए अब अगला गाना सुनते हैं, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, किशोर जी का गाना है, मुझे बेहद बेहद पसंद है। चलिए सुनते हैं। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे दर्द हमारा कोई न जाने, अपनी गरज के सब हैं दीवाने। किसके आगे रोना रोए, देश पराया लोग बेगाने। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे लाख यहाँ झोली फैला ले, कुछ नहीं देंगे इस जग वाले। पत्थर के दिल मोमन होंगे, चाहे जितना नीर बहा ले। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे अपने लिए कब है ये मेले,
हम हैं हर एक मेले में अकेले, क्या पाएगा उसमें रहकर जो दुनिया जीवन से खेले, क्या पाएगा उसमें रहकर जो दुनिया जीवन से खेले। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे। बड़ा गमज़दा गाना हमने सुना वीरेंद्र भाई, और बातों का रुख थोड़ा उतना गमज़दा नहीं होना चाहिए मुझे लगता है जैसा कि ये गाना था। तमस जो है वो आपका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काम है, बहुत एक स्तंभ की तरह है। इसके पीछे आपका क्या गतिविधियां हुई थी, किस तरह से ये रास्ता तमस तक गया था? देखिए, गोविंद निहलानी जी जो हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे सिनेमेटोग्राफर हैं। मतलब विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू हिम, मतलब वो बहुत, उनको हमेशा जब भी वो कोई फिल्म करते हैं, ये बात दूसरी है कि आजकल कुछ फिल्में चलती हैं कुछ नहीं चलती हैं, सारी बातें बिल्कुल अलग है, कि इंटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब आप एक फिल्म बनाएं तो एक अच्छे इंटेंशन से बनाएं जी। वो उसकी पॉपुलैरिटी और उसका पॉपुलर ना होना, ये एक बिल्कुल एक अलग बात है। मेरे ख्याल से शायद उनको बहुत क्लियर था कि इस रोल को मैं ही करूंगा। उसके लिए वो मेरे को ये रोल देने के लिए जर्नैल सिंह का, वो दिल्ली गए, मुझसे मिले। बल्कि मैं उस वक्त हमारे ग्रुप का नाटक चल रहा था, मैं टिकट बेच रहा था और गेट पर था। मैंने आधे घंटे मिलना उनसे डिले किया। जब नाटक शुरू हो गया उसके बाद मेरी उनकी मुलाकात हुई। जानता मैं उनको पहले से भी था। उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा बताया, उन्होंने मुझे बहुत साफ साफ बताया कि वीरू एक समस्या भी है कि मैं चाह तो ये रहा था कि इस रोल को नसीर करें, लेकिन कुछ समस्याएं हो रही हैं कि उनकी कुछ डेट्स की भी प्रॉब्लम है और कुछ इस तरीके की बात है। लेकिन क्या अगर ऐसा हुआ तो तुम ये करना पसंद करोगे? तो मैंने कहा कौन सा रोल? उन्होंने कहा कि तुमने तमस पढ़ा है? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा तुम तमस में कौन सा रोल करना चाहते हो? मैंने कहा देखिए मैं 2 रोल कर सकता हूं उसमें, और जिन 2 रोल्स के जो 2 रोल मुझे सूट करते हैं जी। मैंने कि एक तो उसमें वो रोल है जिसके के लिए आप पहले ओमपुरी को कास्ट कर चुके हैं। क्या मुंबई को कास्ट कर चुके हैं, अंडरस्टूड बात है, क्या मुझे नहीं लेंगे? मैंने कि अगर आप मेरे दिल की बात पूछे तो दूसरा कैरेक्टर मुझे एक ही पसंद है जिसका नाम है जर्नैल सिंह। बोले बस मैं उसी जर्नैल सिंह के बारे में तुमसे बात करने आया हूं। क्या बात है। और जिंदगी में पहली बार मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया, और मैंने आज तक एक ही स्क्रीन टेस्ट दिया है। उन्होंने मुझसे कहा था ये स्क्रीन टेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं। मेरे को बड़ी समस्या ये हो रही है कि तुम्हारी उम्र का एक्टर क्या आवाज में वो डेप्थ ला पाएगा कि जो कि जर्नैल सिंह की आवाज की डेप्थ रही होगी, और वो उसकी बेकरारी जो थी। तो मेरे को वीरू तुम माइंड मत करना, ये कोई टेस्ट नहीं है यार। अगर तू मेरे पास होटल आ जाए किसी वक्त, कहीं भी तू जो कहेगा तो मैं आ जाऊंगा, और एक बार मुझे वो स्पीच पढ़ के सुना दे। तो मैंने भी उसकी तैयारी की, मतलब मैंने भी कोशिश की कम से कम मैं एक बार जोर से, वो बहुत जोर से, बड़ा लाउड कैरेक्टर था वो। जी जी। मैंने सुनाया, उन्होंने 2 लाइन सुनते हुए उन्होंने कहा कि बस खत्म होगी बात, बस मुझे यही चाहिए था यार वीरू, एंड यू आर डूइंग द रोल। और बाद में कई फिल्म फेस्टिवल्स में तमस लगातार दिखाया गया, और उसके पोस्टर पर आप थे। अच्छा वीरेंद्र भाई, तमस के बाद जब आपने कहा कि तमस के बाद कुछ चीजें जब आपको लगा कि छूट रही हैं तो आप मुंबई आए। मुंबई आने के बाद क्या किस तरह की शुरुआती सफलताएं थी आपके साथ? नहीं, एक तो मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि तमस के बाद भी मैं नहीं आया जी। तमस करने के बाद भी नहीं आया, लेकिन तमस के बाद काफी मतलब काम ऑफर आ रहे थे, और मैं चूंकि दिल्ली में था, ये यहाँ शहर की एक विडंबना है कि आप, मतलब हिंदी फिल्मों की विडंबना है कि आपको इस शहर में होना चाहिए अगर आपको काम चाहिए तो। मैं दिल्ली रहते हुए मुझे वो सब कुछ नहीं हो पा रहा था, और मुझे लगा कि जब मेरे काम छूट ही रहे हैं, और ये भी एक बड़ी सीधी सी बात है जिसको एक सच है जिसको स्वीकारना चाहिए कि खाली थिएटर पे जिंदा भी नहीं रहा जा सकता जी। और ये तब समझ में आने लगा था कि इस पर जिंदा नहीं रहा जा सकता, आपको चलना तो पड़ेगा ही। आप अगर देर से पहुंचेंगे तो आप फिर आपकी जिंदगी में और भी एक, मतलब आप और लेट हो जाएंगे, ऐसा मान करके तो फिर मैं चला आया। यहाँ पर आने के बाद जैसे ही आया तो तब तक
क्योंकि थोड़ा सा एक नाम था तो इर्द गिर्द से कुछ ऑफर्स आने लगे और अपनी दुकानदारी चलने लगी। एक तरीके की दुकान से ही चलाना होता है। आप देखें, छोटे शहर के लोगों को बड़ी गलतफहमी होती है कि आप बॉम्बे जाएंगे, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, फिल्म में काम करने वाले लोग बहुत महान होते हैं, उनके कुछ बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, पता नहीं जिन्हें कैसे रहते हैं। कुछ नहीं है, एक बड़ी साधारण सी बात है। हर आदमी एक इंसान होता है, उसी तरीके से जीता है, उसको भी वैसी ही लड़ाई लड़नी पड़ती है जो कि एक बैंक के क्लर्क को लड़नी पड़ती है, एक बैंक के ऑफिसर को लड़नी पड़ती है, किसी भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट को लड़नी पड़ती है। वही एक देखा जाए तो पूरी श्रृंखला तो लड़ाई की वैसी ही होती है, थोड़ी सी एक रास्ता अलग होता है, उतनी सी बात है। सबके अपने अपने एक तरह के क्षेत्र होते हैं जिसमें सबका अपना अपना संघर्ष होता है, अपना अपना संघर्ष होता है। अच्छा, एक बात बताइए वीरेंद्र भाई कि फिल्मी दुनिया के बारे में अगर आपका एक सपना सच हो जाए तो आप कौन सा सपना चुनना चाहेंगे? मैं बात को समझा नहीं बॉस। पूरे बेहतर परिदृश्य में इस फिल्मी दुनिया को सुधारने का या फिल्मी दुनिया को तरतीब देने का, हमारे यहाँ अच्छी फिल्में बनाने का या फिल्मों का रुख बदलने का, ऐसा कोई एक फिल्मी दुनिया को ट्रीट करने का सपना सच हो जाए तो क्या करेंगे? देखिए, इस बात में एक बात और दूसरी जुड़ जाती है कि आप ये कहना, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अच्छी फिल्में कैसे बन सकती हैं, जी, तो मैं बता सकता हूँ। जी जी। हमारे हिंदुस्तान में अच्छी हिंदी फिल्में तभी बन सकती हैं जबकि हमारे यहाँ का प्रोड्यूसर पढ़ा लिखा हो। जी। अभी हमारे यहाँ का जो निर्माता है, मैं निर्देशक की बात नहीं कर रहा, जो प्रोड्यूसर है, चूंकि वो पैसा कमाने के लिए फिल्म बना रहा है, इसलिए उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि फिल्म कैसी बनी है, उसके लिए ये मैटर करता है कि फिल्म कितनी चलेगी या कितनी चल रही है। जी। बात नंबर 1, व्यापार का, क्योंकि हाँ, वो व्यापार देख रहा है, इसलिए वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक पढ़े लिखे निर्देशक पर, एक पढ़े लिखे स्टोरी राइटर पर, या उसकी फील्ड से जुड़े हुए सारे पढ़े लिखे लोगों को सिर्फ इस बात से दबाता है कि पैसा उसका है, फिल्म वो बना रहा है और वो सबों को पे कर रहा है। बहुत ही कम ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो कि पढ़े लिखे हैं और जो चाहते हैं कि अच्छी फिल्म बने, लेकिन ऐसे लोग मेजोरिटी में बहुत कम है। तो हो क्या रहा है कि फिल्में वो बन रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कि वो प्रोड्यूसर के दिमाग में जो फिल्म है, या वो प्रोड्यूसर जैसी एक फिल्म को निर्देशित करता या जिस तरीके से एक फिल्म को डायरेक्ट करता, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको वैसे ही करा देता है कि इसमें एक रेप डाल दो, एक माँ का सीन डाल दो, एक मंदिर का सीन डाल दो, एक ये डाल दो, एक ये डाल दो, 2 फाइट डाल दो। कुल मिलाकर के वो एक मसाला, एक बनी बनाई ग्रामर तैयार करता है। जी। और हमारे यहाँ इसीलिए वो एक रीजन है, अभी तक चल रहा है बॉय मीट्स द गर्ल। बॉय मीट्स द गर्ल के अलावा हमारे यहाँ कितनी फिल्में बनी है, शायद मेरे ख्याल से 0.5% बनी होंगी। जी। जरूरत है इसको तोड़ने की। हम बहुत जल्दी अपने आप को कंपेयर करने की बात करते हैं कि विदेशों में अच्छी फिल्में बन रही हैं, वो लोग रिस्क लेते हैं और फिर हम दोष लगा देते हैं कि हमारा दर्शक जो है वो ऐसी फिल्में नहीं देखना चाहता। अरे दर्शक चाहता है ऐसी फिल्में देखना, आप जब ऐसी फिल्में दिखाएंगे तो वो ऐसी फिल्मों को भी देखना शुरू कर देगा। सही बात। लेकिन उसके लिए आपकी तरफ से प्रयास तो होना ही चाहिए। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती, और विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम के आज के सितारे हैं टीवी, रंगमंच और फिल्मों के जाने माने अभिनेता वीरेंद्र सक्सेना। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। और बात हुई विदेशी फिल्मों की। विदेशी फिल्मों और भारतीय फिल्मों में जो सबसे मूल अंतर है वो हमारे गीत संगीत का है, और जहां तक हमें लगता है वीरेंद्र भाई, गीत संगीत भारतीय फिल्मों का एक अभिन्न अंग है, हमारे जीवन का और हमारे इस कार्यक्रम का भी। तो मतलब गाना हो जाए जी। चलिए, आप प्यासा फिल्म का एक गाना सुनवा दीजिएगा जो मुझे बहुत पसंद है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। क्या बात है, आइए सुनते हैं ये गीत। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाह
चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द मिले, दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनसे प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया, बिछड़ गया, बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का था। किसको फुर्सत है जो थाने दीवानों का हाथ, हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। अच्छा वीरेंद्र भाई, ये आपने छोटे पर्दे पर भी काम किया है और बड़े पर्दे पर भी काम किया है और काफी अलग किस्म का काम किया है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि जो जिस तरह के कैरेक्टर्स आजकल स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स ऑफर किए जाते हैं और जिस तरह की कहानियां हमारे यहाँ रिवाज जिनका चल रहा है, उनके रहते क्या एक अभिनेता के लिए संभावनाएं कम हो रही हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। संभावनाएं इसलिए कम हो रही है कि ये हमारी इंडस्ट्री का एक, फिर वही दोबारा से मैं कहूँगा कि एक बड़ा अजीब सा पहलू है। लोगों को बहुत जल्दी से वो एक खास किस्म की कैटेगरी में डाल देता है। ये इस किस्म के लोग हैं, ये इस किस्म के रोल हैं, ये इस किस्म के कैरेक्टर्स हैं, मतलब इस तरीके का एक क्लासीफाई कर दिया जाता है, एक लिस्ट सी बना दी जाती है कि ये इसमें फिट होते हैं। ऐसा नहीं होता मेरे ख्याल से। एक एक्टर होता है जी। एक एक्टर कहते हैं कि ये कॉमेडियन है, ऐसा नहीं होता। आप जॉनी लीवर जो इस वक्त हिंदुस्तान के इतने बड़े कॉमेडियन हैं, आप उनसे कभी एक संजीदगी भरा रोल तो करवाइएगा। सही बात है। तब आपको पता लगेगा वो कितनी डेप्थ है उनके अंदर। लेकिन हमारे यहाँ क्या होगा, जॉनी भाई का सारी जिंदगी वैसा ही इस्तेमाल होगा। जी। मैंने एक बार जॉनी भाई से कहा भी था, वो मेरी शादी में आए थे। मैंने कहा जॉनी भाई आप एक बार ऐसा क्यों नहीं करते? बोले यार वीर भाई मैं तो बहुत चाहता हूँ यार, लेकिन लोग नहीं चाहते। तो आपकी बात वहां बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है और अब हमारा आपसे ये सवाल है कि जो कैरेक्टर्स आपने अब तक निभाए हैं उनमें कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आपके दिल के भीतर कहीं किसी कोने में एक खास जगह बना के रह गए हैं? देखिए, मुझे व्यक्तिगत रूप से कौन सा कैरेक्टर पसंद आया, आप ये पूछना चाह रहे हैं ना? जी। देखिए, वैसे तो एज एन एक्टर आप जब भी किसी एक रोल को करते हैं तो आपको जब तक कैरेक्टर पसंद नहीं आए, आप चाहे आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, करते वक्त वो आपको पसंद जरूर आना चाहिए, वरना आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। जी। आपको उसमें बिलीव करना ही पड़ता है, ये तो एक बात है। लेकिन अदरवाइज मेरे को तमस्का जर्नैल सिंह बहुत पसंद आया। और एक मेरी फिल्म थी टुन्नू की टीना, जी। उस फिल्म के मैंने डायलॉग्स भी लिखे थे। अच्छा। और परेश कामदार एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने वो फिल्म बनाई थी, एनएफडीसी ने प्रोड्यूस की थी वो फिल्म। उसमें मैंने एक कैरेक्टर किया था, वो कैरेक्टर भी मुझे बेहद पसंद आया था। और वो एस्टेट एजेंट का जो कैरेक्टर एस्टेट एजेंट का था। मतलब बाप बेटे दोनों ही एक से हैं, बाप के भी वैसे ही सपने जैसे कि बेटे के हैं। जिसका नाम टुन्नू है, बेटे का नाम जी, और उसका बाप भी एक तरीके से देखा जाए तो बड़ा टुन्नू है। सब अपने अपने लेवल पे सपने देख रहे हैं जी, जैसा कि बॉम्बे में अक्सर हुआ करता है। इस तरीके की एक कहानी थी, आपको कभी मौका लगे तो देखिएगा उस फिल्म में। मैं श्रोताओं से भी कहूंगा कि कभी भी मौका लगे तो उस फिल्म को देखिएगा, अपने आप में एक बड़ी ही डिफरेंट फिल्म है जी, और अक्सर वो टेलीविजन पे दिखाई जाती रहती है। उसमें आप पक्के एस्टेट एजेंट लग रहे थे। और इसके अलावा मैंने एक फिल्म की थी बिच्छू जी, उसमें मैंने बिल्कुल ही एक डिफरेंट
करेक्टर किया था, एक डॉन जैसा आदमी है जिसके के अंडर में बॉबी देओल साहब काम करते हैं और वो बॉबी देओल साहब उनके लिए किलिंग करते हैं मेरे लिए, मतलब इस तरीके का बड़ा डिफरेंट करेक्टर था। होता क्या कि जब आप अपने से अलग कुछ करते हैं तब आप अपने आप को ज्यादा एनालाइज कर पाते हैं या अपने आप को ज्यादा बेहतर यूज कर पाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है जी अपने दर्शकों को कन्विंस कराने का कि अब कैसे कन्विंस कराएंगे। जैसे कि मैं पतला दुबला आदमी, बहुत सारे लोग नहीं जानते कि मैं नेगेटिव रोल्स भी कर सकता हूं। मैंने बहुत सारी जगह पे किए हैं, जैसे कि एक कई, लेकिन वो सीरियल्स में किए तो वो शायद एक बात अलग है। लेकिन हमारे यहाँ माना यह जाता है कि कोई पतला दुबला आदमी नेगेटिव नहीं हो सकता। पतला दुबला आदमी तो गरीब किसान हो सकता है, या अच्छा एक डरा हुआ बाप हो सकता है, या एक अच्छा अध्यापक हो सकता है, मतलब इस तरीके की वो बता देती है। खास तौर से अगर वो काला और है तो वो तो कभी बड़ा आदमी हो ही नहीं सकता। हमारी एक बनी बनाई ग्रामर है, मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री वालों ने बना रखी है जी। तो वो उसी में फिट करते हैं लोगों को। लेकिन गुड्डू धनवा साहब ने उसको ब्रेक किया और उन्होंने मुझसे कहा, दिया वीरू भाई मैं ये रोल कर लीजिए। मैंने कहा गुड्डू साहब आपने बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, आपने डिफरेंट रोल दिया, लेकिन आपने इसके बारे में सोचा कैसे? बोले मुझे मालूम है कि यू आर द ओनली पर्सन हु कैन डू दिस रोल। क्या बात। एंड आई वांट यू टू डू इट। मैंने कहा ओके आई विल डू इट। उन्होंने किया एंड ही इज हैप्पी। बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने फिल्म देख करके ट्रायल के बाद ही इमीडिएटली मुझे फोन किया और कहा कि भाई वीरेंद्र जी मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा। मैंने कि मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मेरे डायरेक्टर का फोन आए मुझे मेरे घर पे, वो मुझे कहा है कि उसको फिल्म पसंद आई, क्या बात, या मेरा काम पसंद आया। ये सच में एक बहुत अच्छी सी बात है। और इसी बात पर कोई एक बहुत अच्छा सा गाना सुन लिया जाए। बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि हमारी श्रोता बहुत दुखी हो चुके होंगे कि मैं बकवास बहुत कर रहा हूं और गाने कम सुना रहा हूं। अब अगला गाना कागज के फूल फिल्म का, बड़ी अजीब सी है, मेरी गानों की लिस्ट भी जरा वैसी है ही, देखिए आपको कैसी लगती है। अगला गाना देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। बारी बारी। जहां तक मुझे याद आता है ये कैफी आजमी साहब का लिखा गीत है। बिल्कुल। और आइए सुनते हैं, मोहम्मद रफी की आवाज है। जमाने की बिछड़े सभी बारी बारी, क्या लेके मिले अब दुनिया से, आंसू के सिवा कुछ पास नहीं, फूल ही फूल थे दामन में, या कांटों की भी आस नहीं, मतलब की दुनिया है सारी, बिछड़े सभी बारी बारी। है मेहरबान, आरज़ू है जवान, फिक्र कल की करें, तुम फुर्सत कहाँ। रात भर मेहमान हैं
खुशियाँ कहाँ, पल भर की खुशियाँ हैं पल भर की खुशियाँ हैं सारी, बढ़ने लगी बेकरारी, बढ़ने लगी बेकरारी। वीरेंद्र जी, ये तो आपकी एक्टिंग की और आपके काम की काफी हमने चर्चा की, लेकिन ये बताइए कि एक इंसान के तौर पर, जब अभिनेता के तौर पर नहीं, एक इंसान के तौर पर, अदर देन एक्टर, जब आपके पास काफी खाली वक्त मिलता है तो उसे आप किस तरह से गुजारना पसंद करते हैं? देखिए, एक वक्त था जबकि मैं बांसुरी बांसुरी बजाता था, कुछ पेंटिंग वेंटिंग करता था, कुछ लिखता लिखाता था, लेकिन अब तो ये सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। आप अपने फ्लैट में बांसुरी बजाएंगे, पड़ोसी निकल आएगा कि सर हमको तो सो जाने दीजिए, क्योंकि और दिन में बजाई नहीं जा सकती, क्योंकि बांसुरी की आवाज़ ऐसी होती है कि उसके लिए एक साइलेंस चाहिए, तभी आप उसको सुनना और उसको बजाना एंजॉय कर सकते हैं। जी। पेंटिंग वेंटिंग थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और एक कंसंट्रेशन की बात है। आपको 2-4 घंटे बैठते हैं तब आप 5-7 स्ट्रोक लगा सकते हैं। सही बात। तो धीरे धीरे वो सब भी हो गया। लिखने का ये हो गया है कि लिखना एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, और वो शायद डिसिप्लिन मेरे में नहीं है। मैं सेजिटेरियन आदमी हूँ, मैं 10 मिनट भी एक जगह पे बैठा नहीं रह सकता, जैसे उधर हिलता रहता हूँ जी। बाकी सारे बहुत सारे लोगों की डांट भी खाता रहता हूँ इस बात के लिए। इस मामले में हम और आप एक जैसे हैं। तो इसलिए वो भी नहीं हो पाता। लेकिन आजकल मेरा एक नया शुगल है कि मैं दिन और रात कंप्यूटर पे मिलता हूँ। क्या बात है। और मैंने एक बड़ा अच्छा सा काम किया है कंप्यूटर पे, पता नहीं उसका कितना फायदा हमारी फिल्म इंडस्ट्री उठाती है नहीं। मैंने करीब 2000 के करीब फिल्म के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का, फिल्म के नहीं बल्कि एक्टर्स एक्ट्रेसेस का, जिसमें बहुत सारे थिएटर के भी हैं, उनका एक डाटाबेस बनाया है जी। अलग अलग शहरों का, जिसमें आप एज ग्रुप डालें, एक्सपीरियंस डालें, हाइट डालें, आप जो भी रिक्वायरमेंट डालें और एक क्लिक करें उन सबों के फोटोग्राफ्स निकल आएंगे, एलॉन्ग विद उनका फ़ोन नंबर, उनकी सिटी, उनकी हाइट, उनकी क्वालिफिकेशन। क्या बात। ये मैंने किया इसलिए कि शायद प्रोड्यूसर्स लोग जो बहुत सारे एक्टर्स के फोटोग्राफ अपने ऑफिस में मंगा करके बाद में फाड़ देते हैं, उनको नहीं पता लगता कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर वो 10 रुपए में जो एक फोटोग्राफ करा के आया होता है, अगर उसके आप 5 फोटोग्राफ फाड़ दें तो उसके 50 रुपए का नुकसान हो जाता है। जी जी। तो शायद इसलिए कि अगर ये उनके पास है, उनके ऑफिसेज में रहे, तो कम से कम बहुत सारे एक्टर्स को दोबारा से उस जगह पे फोटोग्राफ लेके नहीं जाने पड़ेंगे जी। और उसको जब चाहिए होगा तो जिस तरीके का एक्टर चाहिए होगा वो बहुत आसानी से उसके थ्रू ढूंढ सकता है। ये सब इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि मैं आजकल कंप्यूटर पे बैठता हूँ। क्या बात है, मतलब आपने बहुत सारे एक्टर्स को एक फ्लॉपी में बंद करके रख दिया। फ्लॉपी में बंद करके रखा। ये बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि इस तरह के पता नहीं इसका इस्तेमाल कितना होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने उसमें इंटरेस्ट तो दिखाया है, लेकिन लोग अभी उस बात को बहुत गंभीरता से ले नहीं रहे। अभी शायद हो सकता है आज से 2 साल बाद इस बात को समझें कि ये कब तक चलेगा। आप 100 लोगों से पर्सनली मिलकर के 2 लोगों की कास्टिंग नहीं कर सकते। अगर आप तो क्यों ना आप 500 लोगों के फोटोग्राफ्स देख करके खाली कंप्यूटर पे आपने जो रिक्वायरमेंट डाला उसी के थ्रू उन्हीं लोगों को बुलाएं जिनकी की जरूरत है, उन्हीं से पर्सनली मिलें। क्यों टाइम अपना भी वेस्ट करें, उनका भी वेस्ट करें, उनका पैसा भी वेस्ट करें, उनकी भी एनर्जी वेस्ट करें, बेचारे बस में टंग करके, ट्रेन में लद करके या 3 व्हीलर पे या अपने स्कूटर पे घंटा 2 घंटा वेस्ट करके आए, मिले और पता लगे कुछ नहीं हुआ जी। फाइनली फोटो फट गया उनका, सही फोटोग्राफ फट गए। मतलब ये एक मुंबई में संघर्ष करने वाले जो नौजवान हैं उनकी एक कहानी है कि किस तरह से वो संघर्ष करते हैं, किस तरह से वो अपने आप को इस शहर में जिंदा रख पाते हैं। बिल्कुल ठीक। बंबई में इतने साल बिता लेने के बाद जब आप अपने छोटे से शहर वापस जाते हैं जो पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है, कैसा लगता है आपको? देखिए, अपना शहर तो आप कुछ भी कह लें हमेशा पसंद आता ही आता है। और एक बात और होती है, जब आप शहर को दोबारा जाते हैं तो आपको हमेशा ये महसूस होता है कि हमारे टाइम में बहुत अच्छा था जी, और ये अब अच्छा नहीं है। ये हमेशा अपने शहर, अपने कॉलेज, अपने स्कूल, आप जिन चीजों से जुड़े होते हैं जी, जिन चीजों को लेकर के एक अजीब सा नॉस्टैल्जिया आपके दिमाग में होता है, उनको लेकर के एक जुड़ी हुई बात ये भी होती है। शहर बहुत अच्छा है,
वैसा ही है, लेकिन तब वो छोटा शहर था तो बहुत बड़ा लगता था जी। अब वो शहर बहुत बड़ा हो गया है इसलिए छोटा लगता है। ये क्या फर्क बात है। है। लेकिन लोग अभी भी वैसे ही हैं। जी। वही आप जिसके पैर छूते थे आपको वैसे ही पैर छूने पड़ते हैं। वो जो वैसे भी गाली दे के बात करता था, कहां से आ गया साले, ये कैसे कहां से आ गया मरे, ये प्यार है। मतलब जी, मथुरा की ये ब्रिज दोस्तों का ब्रिज प्यार है। एक ब्रिज में ये गाली नहीं है। वो प्यार अभी वैसा ही मिलता है। तो लगता है कि नहीं, शहर तो नहीं बदला। शहर में बाहरी रूप से भले ही एक बदलाव आ गया हो, लेकिन अभी आत्मा नहीं मरी शहर की। वीरेंद्र भाई, एक बात मुझे आपके बारे में लोगों से पता चली कि स्ट्रगलर्स से आपको बड़ा प्यार होता है और आप सोच में पड़ गए। काफी स्ट्रगलर्स आप बड़े उनको प्यार से रखते हैं। पता नहीं अब किस तरीके से कहना चाहिए, लेकिन चलिए इस बात पे बात कर ही लेते हैं। ऐसा नहीं है। सवाल क्या है कि बस हमने तो अपनी जिंदगी बहुत बहुत गरीबी में के साथ शुरू की थी। मेरे पिताजी स्टेनोग्राफर थे ड्रेनेज डिवीजन में, जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, और बड़ी दिक्कतों के साथ एक परिवार पला था, एक बहन 3 भाई। और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मेरे पिताजी स्टेनोग्राफर थे। मुझे इस बात का बड़ा फख्र है कि वो थे और उन्होंने हम तीनों भाइयों और बहनों को बहुत अच्छी तरीके से पाला, जिसकी वजह से हम और गरीब होते चले गए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं आई। तो जिंदगी के वो दुख हमें आज भी याद है और मैं उनसे दूर नहीं होना चाहता। मैं कभी कोई अपने इर्द गिर्द एक झूठा महल तैयार नहीं करता कि मैं आज डेफिनेटली जैसा था उससे शायद 1000 गुना ज्यादा बेहतर स्थिति में होऊंगा। लेकिन मैं इस स्थिति को कोई अपना अंत नहीं मानता और इसको मैं कहीं कोई बहुत बड़ी मान्यता या कोई बहुत महत्व नहीं देता। मुझे लगता है अगर मेरे अंदर वो वीरो जो मेरे को मथुरा में कहा जाता था, मेरा निकनेम था वीरो जी, या मेरे अंदर वो बच्चा जो शहर में पैदा था वो जिंदा रहा है, तो शायद मैं ज्यादा अच्छा आदमी बना रहूंगा। जी जी। अभी भी वो दुख मेरे पे जरा जल्दी से नहीं देखा जाता। लोग आते हैं, मुझे मालूम है बहुत से लोगों को फोन करते हैं, वो उनसे मिलने से मना कर देते हैं। मैं कई बार मना भी करना चाहता हूं लेकिन मैं मना नहीं कर पाता। एक तो बात यह है, जैसे कि मैं अभी एक निर्देशक है मेरे एक दोस्त, जिनकी की फिल्म करने में कनाडा जा रहा हूँ जी, अनुभव सिन्हा साहब। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहला प्ले मेरे साथ किया था जी। इस स्टेज पे डांट खा करके रो गए थे, बोले मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा तो तुम ही करोगे भैया। अनुभव सिन्हा जिन्होंने तुम बिन बनाई के थी। थे वो, और फिर वो दिल्ली भी आए, नौकरी करने लगे थे, मेरे पास लगातार आते रहते थे। मैं बंबई में था, ढंग से सेटल भी नहीं हुआ था और वो मेरे पास आ गए थे और 1.5 साल वो मेरे पास रहे। क्या बात। फिर मैंने ही उनको पंकज पाराशर के साथ काम दिलाया, मैंने ही पंकज पाराशर से लड़ करके उनको सीरियल दिलाया और आज वो बहुत बड़े डायरेक्टर है। तुम भी जिन्होंने बनाई थी। अभी उन्हीं की फिल्म के लिए मैं जा रहा हूँ और उन्हीं का अभी फोन भी उन्हीं का ही आया था और मुझे बड़ा अच्छा फील होता है कि कहीं उनकी जिंदगी में मेरा हाथ तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं एक साथ है और उसको वो भी स्वीकारते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी उनके छोटे भाई की शादी थी जी, कि उनके फादर ने इस बात को मेंशन किया। मैंने कहा बाबा आप कैसी बात कर रहे हो? बोले नहीं, आप हमारे सबसे बड़े अनुभव हो और अनुभव तो बात वाला बच्चा है हमारा। कितनी प्यारी बात आपने की है, बहुत बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों, जो आप हमारी और वीरेंद्र भाई की ये बातें सुन रहे हैं, खास तौर पर यहाँ इस बात को रेखांकित करना जरूरी हो जाता है कि मुंबई जैसे महानगर में आमतौर पर ये माना जाता है कि 4 दिन के लिए भी अगर मेहमान आ जाए तो दम घुटा घुटा सा लगता है लोगों को। ऐसे में किसी भी स्ट्रगलर को अपने पास रखना और बड़े प्यार से उसको काम दिलाना काफी बड़े दिल वालों का काम। नाम और भी गिना सकता हूं लेकिन मैं गिनाना नहीं चाह रहा क्योंकि उनमें से एक शख्स बहुत बड़ा सुपरस्टार भी हो चुका है, इसलिए मैं अपनी सेफ्टी के लिए उनका नाम नहीं मेंशन करना चाहता। अच्छा अच्छा। वीरेंद्र भाई, इतने अच्छे दिनों की और इतनी अच्छी भावनाओं की बातें आपने की हैं, तो एक जज्बात भरा गीत हो जाए। तो चलिए इसी बात पर इजाजत फिल्म का एक गाना है, आशा जी ने गाया है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। स्ट्रगलर से जोड़ रहे हैं। नहीं, आप इसको गलत नहीं समझे और इस बात का गलत अर्थ वो भी नहीं निकालें कि मैं उनसे इनडायरेक्टली कह रहा हूं कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मुझे लौटा दो। ऐसा नहीं है,
ये गाना अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट गाना है जी, और बहुत बेहतरीन गाना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि श्रोता लोग इसे सुने। चलिए सुनते हैं राहुल देव बर्मन की तर्ज और गुलजार साहब के बोल। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। पतझड़ है कुछ, है ना? ओ पतझड़ में कुछ पत्तों के गिरने की आहट, कानों में एक बार पहन के लौट आई थी। पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है। वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। अच्छा वीरेंद्र भाई, आपके पास काफी स्ट्रगलर्स आए हैं, आपने खुद काफी संघर्ष किया है। रेडियो सेट के करीब बैठे हुए उन नौजवानों के बारे में आप कहना क्या चाहेंगे जो अपने मन में एक अच्छे और सफल अभिनेता बनने के, और बल्कि एक आम भाषा में कहूँ हीरो बनने के सपने लेकर अपने छोटे छोटे शहरों में हैं और कुछ क्रांति करना चाहते हैं अपने जीवन में? देखिए, आप इनडायरेक्टली चाह रहे हैं कि मैं छोटा मोटा भाषण सा दे दूं। अगर कुछ इस तरीके की श्रोता सुन रहे हो जो कि प्लान कर रहे हो कि वो बॉम्बे आए और एक्टर बने, हीरो बने, मैं उनको डिस्करेज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं, बहुत अच्छी बात है, ये सोच में कोई खराबी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अगर आप आए तो उन सारी तैयारियों के साथ आए जबकि यहां आकर के आपको लड़ाई ना लड़नी पड़े। मतलब मेरे कहने का यह है कि आप आने से पहले आप वेल इक्विप्ड हो, आपने नाटक किए हों, आपको नाटकों की समझ हो, आपको साहित्य की समझ हो, आपको किसी एक कहानी, एक नाटक को पढ़ने के बाद उनके पात्रों को सही ढंग से एनालाइज करने की समझ हो, ये हो। उसके अलावा बहुत अच्छा हो अगर आप कहीं से, खास तौर से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो दिल्ली में है, अगर आप वहां से ट्रेनिंग लेकर के आ सके। आप इस तरीके की गलतफहमी में कि यहाँ पर बहुत सारे जो फ्रॉड स्कूल चलते हैं
जो 30,000 रुपये में या 40,000 रुपये में 6 महीने का कोर्स कराते हैं या 10-10 हजार रुपये महीने का कोर्स कराते हैं, आप अपने माँ बाप से छिपा करके या उनको बता करके या उनकी सलाह से पैसा लेकर के यहाँ बर्बाद करने आएंगे, तो ये शहर ऐसा है कि आप 5-6 महीने रहने के बाद फिर यहाँ से वापस नहीं जा सकते। फिर वो आपको कहीं ना कहीं उलझाए रहता है और आपको पता नहीं लगता कि आपके अंदर का आदमी किस तरीके से धीरे धीरे मरने लगता है। बेहतर यह है कि यहाँ आकर के आपके अंदर का आदमी बड़ा हो। वो तभी बड़ा हो सकता है जबकि आप इस शहर के लिए पूरी तरीके से इक्विप्ड हो। आप आए, अगर आप किसी से कहें कि मैं एक्टर हूं, तो वो आदमी भी इस बात को फौरन मान ले कि आप एक्टर हो जी। अगर वो आपको टेस्ट करने के लिए आपको 6 महीने, साल भर, 2 साल ऐसे निकाल देगा, तो आप इसी उम्मीद में लगे रहेंगे कि कोई एक दिन ऐसा आएगा जबकि ये मुझे रोल देगा। ऐसा नहीं होता। बहुत बड़े पैसे वाले लोगों का शहर है, ये बहुत चालाक लोगों का शहर है। ये इस हमारे माध्यम में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे खराब लोग भी हैं, जो कि हर जगह पर होते हैं, हर फील्ड में होते हैं। पता नहीं, आप अच्छे लोगों के हाथ आ गए तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर आप गलत लोगों के हाथ आ गए तो बहुत सारे नुकसान भी उठा सकते हैं। तो ये मेरी एक सलाह है। बाकी आपका जीवन है, निर्णय लेने का हक आपका है। मेरी सलाह ये है कि आप ये गलती ना करें। आपकी बातें, आपके सुनाए गीत बहुत देर तक गूंजेंगे और मुझे लगता है कि इस बात की गवाह होंगी वो सारी चिट्ठियां जो विविध भारती के पते पर आएंगी और आपको पहुंचा दी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातें करने के लिए। मैं आपका, शकुंतला जी का और अपने सारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने इतनी देर तक मेरी बकवास को सुना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कुछ बातें जो मैंने जानबूझ के कही हैं, अगर वो उन पर भी ध्यान दें तो। नमस्कार। नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज के सितारे थे टीवी, रंगमंच और फिल्मों के जाने माने अभिनेता वीरेंद्र सक्सेना। आपसे बातचीत कर रहे थे यूनुस खान। और चलते चलते आपको ये भी बता दें, इस कार्यक्रम को तैयार करने में सहयोग दिया रमेश गोखले ने और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेल्यूलॉइड के सितारे।